नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, 3 बातों पर चर्चाएं आज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका पार्ट 4 में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। जो लोग उस पार्ट 4, 3, 2, 1 को नहीं देखे हैं तो वो जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों पार्टों को जरूर देखें, तभी आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि पार्ट 4 के लास्ट वाले कुछ पॉइंट में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बताया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र मैंने पार्ट 4 में बताया था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को Q0 से दिखाया जाता है। परीक्षण आवेश को किससे दिखाया जाता है? Q0 से। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F, वैद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, वही बल F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। इसका सदिश रूप वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0 होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका बीमा मैंने बताया था mL/3 A/-1। और आज पार्ट 4 के जो है मैंने पार्ट में जो है एक नोट नहीं दे पाया था, वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो आज की जो है शुरुआत यहीं से होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो E होती है, उसकी दिशा की बात किया जाए तो जो धन परीक्षण आवेश है, जो धन परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण आवेश जो लेंगे Q0 वो धन लेना है, ऋण नहीं लेना है। तो बताया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा परीक्षण धनावेश प्लस Q0, परीक्षण धनावेश का मतलब प्लस Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा होती है। अर्थात जो परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, अगर वो परीक्षण आवेश धनावेशित है और उस पर धनावेशित परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, बल की दिशा जिधर होगी उसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी होगी। ये चीजें क्लियर, इस नोट का जो है अभी जो है क्लियर हो जाएगा जब मैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तब। तो दोस्तों, तब तक के लिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पार्ट 4 में इतनी बातों को बता दी गई थी, बढ़िया से समझाया गया था, और आज जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट और दे दिया गया। चलिए हम आज अब शुरुआत करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसके बारे में चर्चाएं हम अभी करेंगे और सूत्र का निगमन करेंगे। तो अगला पॉइंट आता है हम लोगों का बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, इसके पार्ट 2 में मैंने कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने बताया था। तो कूलाम के नियम का सूत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जिन बच्चों को याद होगा वो आराम से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज, मैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने चल रहा हूँ। देखना दोस्तों कैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन होता है। तो सबसे पहले हमको एक बिंदु आवेश लेना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक बिंदु ले लिया। पढ़ के करेंगे इसको, याद रखेंगे। हेडिंग से ही पूरा सिंपल लैंग्वेज है फिजिक्स का, हेडिंग से ही सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बिंदु आवेश है, तो सबसे पहले मैंने एक बिंदु ले लिया O, इस पर मैंने एक आवेश को ले लिया। आवेश लिया क्या मैंने? परीक्षण आवेश नहीं लिया, बस एक आवेश ले लिया, वो आवेश धनावेश ले लिया। तो सबसे पहले मैंने एक बिंदु आवेश लिया O, बिंदु लिया O, उस पर मैंने एक धन आवेश Q रख दिया। तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश तो बन गया, के कारण यानी इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ही आवेश रखेंगे तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो वैद्युत क्षेत्र में कहीं एक परीक्षण आवेश को रखना होगा। तो मैं एक परीक्षण आवेश को रख देता हूँ, वो परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख दिया। मैंने परीक्षण आवेश को क्या रख दिया? प्लस Q0 रख दिया। ये बिंदु ए पर ये वैद्युत क्षेत्र में ही परीक्षण आवेश को रखा। जो ही परीक्षण आवेश को रखेंगे तो इस आवेश से r दूरी पर परीक्षण आवेश को रख दिया गया मान लेते हैं। तो परीक्षण आवेश जो ही रखेंगे तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं तो यहाँ से जो है प्लस जो है बल जो रहेगा ये आवेश से दूर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। और जिधर धन परीक्षण आवेश की दिशा में, यह भी मैंने नीचे नोट बताया था, धन परीक्षण आवेश की दिशा में भी ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश से दूर, जिधर धन परीक्षण आवेश पर जो जिधर की ओर बल लग रहा है उधर की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी दोनों दिशाएं सेम हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या बन गया? फिगर बन गया। फिर से फिगर को एक बार समझाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बिंदु O लिया। बिंदु O लेने के बाद इस पर मैंने एक प्लस Q आवेश को रखा। जो ही प्लस Q आवेश को रखेंगे तो इसके चारों ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो इसी प्लस आवेश के कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो इसी जो है प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु मैंने A ले लिया, उस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। जो ही धन परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इस पर एक बल लगेगा जो बाहर की ओर कार्य करेगा। और धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले की बल की दिशा हमारा जो होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, नीचे वाला नोट अभी मैंने बताया था, याद रखना है। फिर इसके बाद सूत्र देखिए कितना आराम से जो है निगमन हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो जो मैंने बोला है उसी के बारे में कैसे लिखेंगे। तो माना O पर प्लस Q आवेश माना O पर प्लस Q बिंदु आवेश स्थित है। तो हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे O पर प्लस Q बिंदु आवेश स्थित है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, आरी दूरी पर ना, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर बिंदु A पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की इसी धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसके बारे में कुछ, इसका इतिहास ही कर लिया जाए एक तरह से। तो ज्ञात करनी है तब लिखकर डैश मार देंगे, लैंग्वेज है फिजिक्स का, तब लिखकर डैश मार देंगे। तब एक बात बताइए कि जो है इन दोनों आवेशों पर लगने वाला पहले बल निकाले कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, या दोनों आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल। तो कूलाम का नियम होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात के लिए। एक आवेश था Q, दूसरा आवेश हमारा क्या है Q0, दोनों के बीच की दूरी r है तो r का स्क्वायर। ये हमारा बन गया कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, E बराबर होता है F बटे में Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है F बटे में Q0। इसको मैंने समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यह का मान इसमें रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। समीकरण 1 से ई बराबर डैश मार देंगे, ई बराबर क्या होगा, ई बराबर एफ की जगह पर पूरा इतना मान, जो एफ है पूरा इतना मान सीधा पर रखना होगा। तो ऊपर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में R स्क्वायर, सबके बटे में Q0। अब एक Q0 से एक Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ई बराबर हमारा एक सूत्र निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। ये हमारा किसका सूत्र निकला, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, क्या बताएंगे आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, दिशा धन परीक्षण आवेश से, धन परीक्षण आवेश से दूर की ओर, किधर होगी, धन परीक्षण आवेश से दूर की ओर। तो ये हो गई चीजें, हमारा बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे डेरिवेशन होता है। देखते हैं कि मैंने देखिए हम कैसे बताया, क्योंकि समय को देखते हुए हम जो है इसको फिर से नहीं बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लेंगे, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारा हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों को ये वीडियो जो है जरूर पहुंचाएं। अगला आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अगला पॉइंट हमारा मिल गया वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डिपोल इसको कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डिपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा होता है, याद रखेंगे, अनंत आप लोग जानते हैं क्या होता है, अनंत एक शब्द है अनंत। अनंत, अनंत का मतलब होता है कि जहां पर हम देखें और हमको ये ऐसा प्रतीत हो कि आसमान जो है धरती को छू रहा है, कहीं भी आप खड़े होकर देखिएगा आसमान धरती को छू रहा है, वही हमारा क्या होता है, अनंत होता है। तो हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डिपोल पर वैद्युत द्विध्रुव का जो है क्या परिभाषा होता है। तो इसका परिभाषा आप लोग ध्यान से समझेंगे। परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु जो है प्रकृति उसकी क्या हो, विपरीत हो। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत। परिमाण में समान हो मतलब कि एक Q तो दूसरा में क्या हो, Q, इन दोनों का परिमाण क्या है हमारा, समान है, लेकिन कि प्रकृति विपरीत हो, मतलब एक रहे प्लस तो दूसरा रहे क्या, माइनस। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत। दो बिंदु आवेशों, ये दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेशों को कहां से ला कर दे, हम अनंत से लाकर अल्पतम दूरी पर रख दे। अल्पतम दूरी को 2l से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, 2l से। याद रखेंगे इसमें अल्पतम दूरी को किससे दिखाया जाता है दोस्तों, 2l से दिखाया जाता है। मैंने अभी क्या बोला, परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, एक धन तो दूसरा ऋण। आवेशों को अनंत से लाकर एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए तो जो निकाय बनता है, जो ये निकाय प्राप्त हुआ, उसी निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये पूछता है एग्जाम में, कुछ ना कुछ इसमें जरूर ही मिल जाएगा। तो हमने बताया क्या, परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर अल्पतम दूरी पर रखने से जो निकाय प्राप्त बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्पतम दूरी को 12 से दिखाते हैं। फिर इसके बाद ये परिभाषा पहले वैद्युत द्विध्रुव के आप लिखेंगे, फिर इसके बाद आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद जो है आपका नीचे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट। ये हमारा निकला वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा तो मैंने अभी एक बताया, परिमाण में समान हो किंतु प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो। एक धन तो दूसरा ऋण है। एक जो है दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अनंत से जो है लाकर अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए तो जो निकाय प्राप्त तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिभाषा आप लोग सुने, यही फिर इसके बाद इसी में इस फिगर को बनाया जाएगा। यानी वो तो परिभाषा रहा, उसमें फिगर नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा, तो समझाने के लिए मैंने बताया था। इसमें एक तरफ कहीं फिगर बनाएंगे कि परिमाण में तो समान थे किंतु प्रकृति में क्या थे, ये विपरीत थे। एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे गए थे, अल्पतम दूरी पर, अल्पतम दूरी पर। इसे हम लोग कहते हैं 12 को अल्पतम दूरी। तो इसका परिभाषा है, पहले फिगर एक तरफ बना लेंगे फिर इसका परिभाषा कैसे देंगे। तो इसको ये तो निकाय बन गया, निकाय बन गया ना, तो परिभाषा दिया जाएगा ये कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तब उनमें से किसी एक आवेश तथा अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे फिर बता दूंगा। ऐसा निकाय, जब निकाय बन गया, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 12 पर स्थित हो, तब उनमें से किसी एक आवेश तथा Q तथा अल्पतम दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा निकाय था, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, दोनों आवेश क्या है, बराबर किंतु विपरीत आवेश, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तब उनमें से किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश तथा अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को P से दिखाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर, मैंने बोला था कि किसी एक आवेश ले लिया गया, अल्पतम दूरी का गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अर्थात इसको सही शब्दों में लिखा जाए ऐसे याद करने के लिए तो P बराबर 2L Q होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का हम लोग सूत्र निकाल लिए, P बराबर 2L
क्यू। अब इस पर हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। वीडियो लंबा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट की तरफ चलते हैं। बस इंपॉर्टेंट नोट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको जो है आप लोग नोट कर लेंगे, नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं आपका। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट इसका नोट है। सबसे पहला बात ये पूछता है इसमें इंपॉर्टेंट नोट में कि वैद्युत ध्रुव जो है कैसी राशि है। इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट में क्या कहता है पहला नोट कि वैद्युत ध्रुव कैसी राशि है। तो आप लोग याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। वैद्युत ध्रुव कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला इसका नोट क्या बन जाएगा तब? अगला इसका हिसाब नीचे आप लोग लिखेंगे, जगह नहीं है, नीचे इसके लिखेंगे कि सदिश रूप इसका क्या होगा। वैद्युत ध्रुव का सदिश रूप क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सदिश रूप जो बनेगा, बहुत गौर से देखेंगे, सदिश रूप। सदिश राशि है तो ऊपर वेक्टर, जब जो सदिश होता है उसके ऊपर वेक्टर लगता है। तो वेक्टर 2l, l के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, q के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। इसका सदिश राशि है तो इसका जो है हम लोग सदिश रूप ऐसे लिख लिए। क्या लिख लिए कि वेक्टर p बराबर 2 वेक्टर l क्रॉस q, ये इसका सदिश राशि हो गया। अगला बात इसका कहता है कि इसका मात्रक वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक। बहुत ध्यान से, मात्रक एकदम क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज परिभाषा याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यल का मतलब लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, और क्यू का मतलब कि आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। यानी हो जाएगा वैद्युत ध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। तो बीमा क्या होगा? वैद्युत ध्रुव की बीमा, वैद्युत द्विध्रुव की बीमा। तो आप लोग एक बात बताएंगे, कूलाम यहीं से, यानी आवेश का बीमा क्या होता है? AT, और मीटर का बीमा यल होता है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो LAT, यानी वैद्युत ध्रुव की बीमा क्या होती है? LAT। अगला बात आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वैद्युत द्विध्रुव की जो है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा किधर होती है? वैद्युत जो है द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? तो ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी ये ऋण आवेश है, ये क्या है? धनावेश है। तो इस इधर से चलेंगे, इधर से आएगा, थोड़ा सा तिरछा है तो इसको हम लोग चाहे तो माइनस, इसको क्या करना है? प्लस। तो ऋणावेश से धनावेश की ओर, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की दिशा होती है। वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की दिशा जो होता है ऋणावेश से धनावेश की दिशा होती है। तो वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का कुछ उदाहरण लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण जिसमें माइनस हो प्लस हो। तो HCl में H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, NaCl हो जाएगा आदि, मतलब प्लस माइनस होने चाहिए। तो हमारा वैद्युत ध्रुव का संबंध में कई नोट रहा, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों वीडियो लंबा होने के जो है वजह से जो है मैं चीज़ों को उतने तेजी से जो है उतने जो है जल्दी नहीं जो है आपको जल्दी से समझा देता हूँ। फिर भी आपको जो है कोई समस्या नहीं होती होगी, आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को बढ़ाने में आप ही का सहयोग चाहिए। जल्द से जल्द चैनल वेरीफाई हो ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लोड करता जाऊं और आपको जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन करा सकूं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।